हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का 29 जनवरी को महात्मा ज्योतिबाई फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बीए फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का को करिकुलर कोर्स का एग्जाम है और आपके पेपर का नेम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इससे बहुत बेनिफिट होता है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं और हमें ये भी समझ आता है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन हम लोग के पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिशिंग क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, साइबर स्पेस में मछली पकड़ने की एक विधि। ऑप्शन सेकंड, ऑनलाइन घोटालेबाजों को पकड़ने की एक तकनीकी। थर्ड है आपका संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का प्रयास। फोर्थ ऑप्शन है आपका एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस। इसका राइट आंसर है संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का प्रयास इसमें किया जाता है। इसमें लोग ऐसा करते हैं कि जो बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं या जिनको तकनीक के बारे में नहीं पता होता है, उनसे वो लोग उनका बैंक डिटेल ओटीपी पूछ के उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या है। उन्हें हमेशा महत्वपूर्ण के रूप में चिन्हित किया जाता है। सेकंड ऑप्शन, उन्हें लक्षित दर्शकों के लिए भेजा जाता है। थर्ड, वे अनचाहे होते हैं और अक्सर धोखे में भेजे जाते हैं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, वे अनचाहे होते हैं और अक्सर धोखे में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जानबूझकर धोखा देने के लिए फैलाई गई झूठी सूचना को क्या कहते हैं। ऑप्शन थर्ड, फर्जी खबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है। ऑनलाइन सामाजिकीकरण, ऑनलाइन गेम खेलना, मेलवेयर हमला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन थर्ड, मेलवेयर हमला जो है आपका एक सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपके पेपर का नेम ही देखिए क्या है, एनालिटिक एबिलिटी, यानी इससे आपको कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। तो ये आपका रीजनिंग का है। इसमें आपसे त्रिभुज पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर 24 है। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग, फिर आपको अच्छे से समझा पाएंगे कि इसमें कैसे 24 त्रिभुज हुए। देखिए, जब भी आपको ये त्रिभुज दिया जाए कि त्रिभुज में आपको त्रिभुज बताने हैं इस तरह के डायग्राम में, सबसे पहले आप इसमें नंबरिंग कर लीजिए। हमेशा ये ट्रिक काम आएगी, आप कहीं पर भी लगा लीजिएगा। 1 1 2 3 और 4, इसको काउंट कर लीजिए। 4 3 7 2 9 और एक ये 10, टोटल 10 त्रिभुज आपके ऊपर होंगे। चाहे आप किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, बिल्कुल 100% सही है। और 10 ही त्रिभुज आपके नीचे भी होंगे भाई। ये पूरा मैं एक त्रिभुज का बता रही हूँ, जैसे ऐसे ये पूरा एक त्रिभुज है। इसमें आप ऐसे दो भाग करिए, फिर ये 1 2 3। अब इसमें कितने होंगे, 3 2 5 6। इसमें 6 ही त्रिभुज हैं। मैं आपको एक और बता देती हूँ, ये देखिए। अब मैं आपको इसमें समझा देती हूँ, ये देखिए। आप इसमें नंबरिंग करिए 1 2। अब इसमें कुल 3 त्रिभुज ही होंगे। अब 3 कैसे होंगे, आप ये देख लीजिए इसमें अच्छे से। एक तो देखिए आपका ये होगा, एक आपका ये होगा, 2 हुआ, और एक पूरा आपका ये 3। इस तरह 3 त्रिभुज हैं। यही ट्रिक इसमें यहाँ लगेगी इस वाले में, और यही यहाँ पे भी लग रही है। इसलिए मैं आपको नंबरिंग करके बताऊंगी, आप बिल्कुल वैसे ही करिएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका पूरा त्रिभुज हो गया ऊपर नीचे। अब देखिए, इसमें ऊपर और नीचे मिला के भी कोई त्रिभुज बन रहा है। एक देखिए बन रहा है आपका ये तो काउंट नहीं हुआ था। एक ये और एक ये, 2 हुआ। और एक आपका बन रहा है ये वाला, ये 4 हो गए। तो 10 और 10 20, और ये 4 आपके 24। इस प्रकार आपका 24 आंसर हुआ। अब आपका अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से आता है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। इसमें बताइए कुल कितने त्रिभुज हैं। इसमें आपके 5 होंगे। अब आप देख लीजिए 5 कैसे हो रहे हैं, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, पहला तो आपका ये होगा, दूसरा ये, और तीसरा ये। कितने हो गए आपके, 3 त्रिभुज ये हो गए। और चौथा पूरा आपका ये बड़ा वाला होगा। तो कितने हो गए अब आपके, 4। और पांचवा आपका ये एक अंदर होगा। इस प्रकार इसमें टोटल आपके 5 त्रिभुज हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि छोटे छोटे हैं, क्योंकि देखिए गोला बना हुआ है, इसमें लाइन नहीं है, कहीं भी आधार आपको नहीं दे रहा है, पूरा गोला है। इसलिए आपके इसमें कुल 5 ही त्रिभुज होंगे, 1 2 3। एक आपका ये पूरा बड़ा 4, और ये अंदर एक आपका 5, बस। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंक 4 वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा अंक आएगा। आप देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इसमें मैं आपको ट्रिक बता दूंगी ना, आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको भी। दोस्तों, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत ही एक अच्छी टेक्निक होती है। सबसे पहले आप इसमें कॉमन डिजिट लिख लें। देखिए, 3 कॉमन डिजिट है, आप 3 लिखिए। फिर आपको 3 से घड़ी की दिशा में जाना है, यानी क्लॉकवाइज। 3 से आप जाएं 1 में तो आप 1 लिखेंगे, फिर 1 से जाएं 2 में तो आप यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब हम लोग दूसरे पासे में आते हैं, इस वाले में। आप इसका भी 3 लिख लीजिए। 3 से आप क्लॉकवाइज जाइए, 5 आएगा। और 5 से आप क्लॉकवाइज जाइए तो 6 आएगा। अब इससे आपको ये समझ आता है कि 1 के विपरीत 5 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा, और 3 के विपरीत क्या होगा, एक ही डिजिट यहाँ पे छुपी हुई है, वो है 4। तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अंक 4 वाले प्रश्न के विपरीत कौन सा अंक होगा। ऑप्शन थर्ड,
3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी तरह का है। अंक 5 वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा अंक आएगा? इसको भी आप ऐसे ही कर लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। अंक 5, इसमें देखिए कॉमन डिजिट कौन सी है? एक इसकी कॉमन है, ये एक इसमें भी है और एक आपका इधर भी है। तो सबसे पहले आप एक लिख लीजिए, फिर एक से आप जाइए क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 6 लिखेंगे, फिर 6 से क्लॉकवाइज जाइए तो आप 5 लिखेंगे। आप दूसरे पासे की बात करते हैं इस वाले की, इसका भी आप एक लिख लीजिए क्योंकि एक ही कॉमन है। फिर एक से आप घड़ी की दिशा में जाइए तो 3 लिखेंगे, फिर आप 3 से घड़ी की दिशा में जाइए तो 2 लिखेंगे। अब बताइए अंक 5 वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो 5 आपका ये है। अब बताइए 5 के विपरीत कौन सा आ रहा है? 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 2 5 के विपरीत अंक होगा। और एक के विपरीत कौन सा होगा? देखिए एक ही अंक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जो भी अंक ना दिखे वो एक के विपरीत में होगा, 4। ये था आपका पूरा सोल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कंप्यूटर का जनक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? बताइए पहली पीढ़ी के, दूसरी पीढ़ी के, तीसरी या चौथी पीढ़ी के? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, तीसरी पीढ़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, निजी कंप्यूटर, विशिष्ट कंप्यूटर या व्यक्तिगत कंप्यूटर? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब चलते हैं अपने। MS एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग शब्द का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूची में एक विशिष्ट सेल का पता बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी है? बताइए फंक्शन कुंजी कौन सी है? ऑप्शन सी आपका F4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑफिस सूट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी, लिब्रे ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओपन सोर्स एप्लीकेशन के संदर्भ में ओपन सोर्स का क्या मतलब है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी, ओपन सोर्स एप्लीकेशन के संदर्भ में ओपन सोर्स का मतलब है स्रोत कोड संशोधन एवं वितरण के लिए मुफ्त में उपलब्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के जाइएगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है? रैम। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, रैम आपका प्राइमरी स्टोरेज का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? बताइए। हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में एडिटिंग और प्रूफिंग टूल्स की प्राथमिक भूमिका क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्तनी एवं व्याकरण की त्रुटियों को ठीक करने के लिए एडिटिंग और प्रूफिंग टूल्स का यूज हम लोग करते हैं। ऑप्शन बी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल में सेव एस डायलॉग खोलने के लिए सामान्यतः कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? F1, F5, F10 या F12? ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, F12 का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU का CPU में क्या कार्य है? आप बताइए। सबसे पहले आप इसमें एक चीज याद करिए, ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब बताइए जब आपके क्वेश्चन में ही यानी कि फुल फॉर्म में अर्थमेटिक आ रहा है तो इसका क्या काम हो सकता है? कुछ ना कुछ मैथ का काम होगा, यानी गणित का। अब बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ऑप्शन बी, गणितीय और तार्किक ऑपरेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैम और रोम के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो आप देखिए सबसे मुख्य अंतर क्या है। रैम आपका अस्थायी है और रोम आपका स्थायी होता है। अस्थायी का मतलब क्या है कि रैम आप जब काम करते हैं कंप्यूटर में तो लाइट जाती है तो जो रैम का डाटा होता है वो ऑटोमेटिक चला जाता है, लेकिन जो रोम में होता है यानी ROM, इसका डाटा सेफ रहता है, लाइट जाए चाहे ना जाए उसका डाटा हमेशा सेव होता है। अब देखिए रैम का मतलब क्या है, फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म क्या हुआ? रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, MS वर्ड में स्टाइल फीचर का क्या कार्य है? स्टाइल फीचर बताइए क्या कार्य है? दस्तावेज में संगत फॉर्मेटिंग थीम लागू करना। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका, MS एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का क्या उपयोग है? बताइए वी लुकअप का क्या यूज है इसमें? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, ऊर्ध्वाधर कॉलम में एक मान खोजना और संबंधित मान लौटाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा बस कि MS एक्सेल में वी लुकअप का काम क्या होता है? ऊर्ध्वाधर कॉलम में एक मान खोजना और संबंधित मान लौटाना। ठीक है, ऊर्ध्वाधर कॉलम आपका ये होता है MS एक्सेल में ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइंट टेबल की MS एक्सेल में क्या विशेषता है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही, एक सारणी में डेटा को फिल्टर और विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, या आप कह सकते हैं कि याद करने के लिए कुछ भी बस तुक्का लगा लीजिए, या कोई भी आप अंड बंडे करके बस याद कर लीजिए कि पॉइंट टेबल यानी कुछ टेबल जैसा बन रहा होगा, और टेबल बनने में सारणी का यूज होता है, इसलिए आप बस ऐसे ही कुछ भी मिला के याद कर लीजिए। पॉइंट टेबल सारणी डेटा को फिल्टर और विश्लेषण करने के लिए यूज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड आधारित ओपन सोर्स एप्लीकेशन जैसे गूगल डॉक्स का प्रमुख लाभ क्या है? बताइए गूगल डॉक्स का प्रमुख लाभ क्या है? वास्तविक समय में सहयोग। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का उद्देश्य क्या है? बताइए क्या है सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का? ऑप्शन सी, निर्देशों की व्याख्या और क्रियान्वित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फॉर्मेट पॉइंटर टूल आपको क्या करने की अनुमति देता है? देखिए आपको ये सारे क्वेश्चन एक बार में याद नहीं होंगे जब तक आपने एमएस वर्ड या एक्सेल में काम नहीं किया होगा, तो आप इसके जो कीवर्ड है इनको नोट करिए। फॉर्मेट पॉइंटर का क्या काम है? दस्तावेज के एक हिस्से से स्वरूप की प्रतिलिपि बनाएं और इसे अन्यत्र लागू करें। इसको आप इंग्लिश में देख लें या हिंदी में कैसे भी करके कहीं नोट कर लें, बस रट लें, 2 दिन की बात है, फिर आंसर करके भूल जाइए क्या काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू का फुल फॉर्म याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भूमिका क्या है, जीपीयू की भूमिका बताइए क्या है? ऑप्शन सी, ग्राफिक्स को प्रोसेस और रेंडर करना। अगर आपको जीपीयू की फुल फॉर्म पता होगी तो आप इसको आसानी से टिक कर सकते थे आंसर को ग्राफिक्स देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में BIOS का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले BIOS का फुल फॉर्म देखें, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। इसका काम क्या है बताइए? बूट प्रक्रिया को नियंत्रित करना और हार्डवेयर को आरंभ करना। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, एमएस वर्ड में स्मार्ट आर्ट सुविधा का उपयोग करने से आप क्या बन सकते हैं? ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, संरचित ग्राफिक्स और आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका आता है, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र आपको पृथ्वी, सागर और सूर्य के बीच में एक अच्छा संबंध दिखा रहा है? देखिए बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड। क्यों ऑप्शन सेकंड है? आप जानते हैं कि जो आपका समुद्र है, सागर है, वो कहाँ पे? पृथ्वी में ही है। लेकिन जो सूर्य है और पृथ्वी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। भाई आपका कॉमन सेंस देखिए कि सूर्य आपको आसमान में दिखता है और पृथ्वी जमीन में है, और सागर भी आपका जमीन में ही है। एक कॉमन सेंस मतलब बता रहे हैं याद करने के लिए सिर्फ आपको। इसका क्या होगा? सबसे पहले आप बनाइए ये सागर और ये पृथ्वी, और सूर्य आपका ऐसे अलग बनेगा, इसलिए ऑप्शन सेकंड आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट के बीच एक अच्छा संबंध दिखा रहा है? देखिए हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों अलग अलग खेल हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको ये 3 कथन दिए गए हैं, इनसे आप पहले एक चित्र बनाइए। PQRST एक घेरे में है। सबसे पहले आप एक इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। सबसे पहले आपसे क्या बोला गया, ये देखिए PQRS और T एक घेरे में बैठे हैं, उनका मुंह केंद्र की तरफ है। सबसे पहले आप एक गोला बना लीजिए। इन सवालों में एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आपको घेरे में बोला जाए या गोले में बोला जाए, तो अगर मुंह केंद्र की तरफ है तो इधर आपका लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। लेकिन अगर कहा जाए मुंह केंद्र के बाहर की तरफ है तो इधर आपका राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। आर जो है वो टी के तुरंत बाईं ओर है, यानी टी के बाईं ओर। सबसे पहले आप यहाँ पे टी लिखिए, ठीक। और टी के तुरंत बाईं ओर यानी इस तरफ, मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट किधर होता है, इस साइड। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो यहाँ पे आपका आर आएगा। टी के लेफ्ट साइड आपका आर हो गया, ठीक है। अब उसमें बोला गया है पी एस और टी के बीच में है, जो पी है एस और टी के बीच में है, तो यानी कि आपका एस इधर होगा, तभी तो पी आपका यहाँ पे बीच में आएगा। अब बचा कौन? क्यू। तो अब क्यू कहाँ आ सकता है? सिर्फ यहीं पे तो आएगा भाई, आप इधर तो बैठा नहीं देंगे पी एस के बीच में, क्योंकि बोला नहीं गया है। अब आपका ये पूरा चित्र बन चुका है, एकदम सही चित्र है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आर के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है? तो बताइए आर के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है? मैंने आपको बताया था कि इस साइड आपका लेफ्ट होता है, तो आर के बाएं तरफ क्या हुआ? ये बायां आपका ये हुआ, कौन है? क्यू। राइट आंसर होगा क्यू। आर के बाईं ओर कौन है? क्यू। इसको मैं आपको और अच्छे तरीके से बता सकती हूँ कि जब केंद्र की तरफ बोला जाए तो जो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो आपकी होती है लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज आपकी होती है राइट, ठीक है। ये था आपका 33 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन के बिना काम चल सकता है? यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर पाने के लिए आपने किस कथन का यूज नहीं किया है। तो भाई हमने तो तीनों कथनों का यूज किया है, इसका भी किया, इसका भी किया, इसका भी किया, तभी तो हम लोग का डायग्राम पूरा बन पाया था। तो 34 का राइट आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि भाई केवल सेकंड से ऐसा नहीं है, हम लोग का सेकंड भी यूज हुआ है, थर्ड भी यूज हुआ है, सेकंड थर्ड भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पर वेब पेजों को स्थानांतरित करने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी HTTP। आप इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र क्या है? ऑप्शन बी एकदम सही है, इंटरनेट प्रयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का मतलब क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का क्या अर्थ है यानी फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त ब्राउजिंग प्रदान करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन सी टॉर। अब टॉर का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, द ओनियन राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन का उद्देश्य क्या है? बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी, इंटरनेट पे जानकारी देखने और ढूंढने के लिए सर्च इंजन का यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में कैशे शब्द का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेब पेज एलिमेंट्स के लिए अस्थायी भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड या प्राइवेट ब्राउजिंग शब्द का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इतिहास या कुकीज को सहेजे बिना ब्राउज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेबसाइटों पर कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वचालित बॉट्स को फॉर्म तक पहुंचने या सबमिट करने से रोकने के लिए। जब आप फॉर्म फिल करते होंगे या कहीं भी आप लॉगिन करते होंगे तो कई बार आपसे कैप्चा कोड पूछा जाता है, वही यहाँ पे इसका मतलब है कि कैप्चा का यूज किस लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के संदर्भ में SMTP का क्या अर्थ है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईमेल में BCC फील्ड का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी प्राप्तकर्ता जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है, जानकारी को अनधिकृत पहुंच और प्रकटीकरण, परिवर्तन और विनाश से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड विवरण जैसे संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए भ्रामक प्रयासों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैमिंग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, ईमेल इनबॉक्स को अनचाहे संदेशों से भर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धोखा देने के लिए बनाई गई झूठी या भ्रामक जानकारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, फेक न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवेदनशील जानकारी को अपठनीय कोड में परिवर्तित करके सुरक्षित रखने की सामान्य विधि क्या है, यानी इसको क्या कहा जाता है? इनक्रिप्शन। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके पूरे 50 क्वेश्चन। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए हो, मेरे पास और सारे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसका सेकंड पार्ट भी ले आऊँगी। किसी भी आंसर में आपको कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में हो कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।